हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स रिवीजन का एक और पार्ट देखेंगे, 66वां पार्ट, जो आपके सभी एग्जाम टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, प्रवक्ता परीक्षा, एलटी गेट सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले का पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के जिससे सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय जो है प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया था। उनके नवीन विचारों के कारण जो है 19वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ। राजा राममोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा, आधुनिक भारत का जनक, भारतीय राष्ट्र का पैगंबर, प्रथम आधुनिक पुरुष, युगदूत आदि नामों से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्ता का विलय एक विशेषता है। तो सत्ता का विलय किसकी विशेषता है? तो संसदीय सरकार की विशेषता है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। सत्ता का विलय संसदीय सरकार की एक विशेषता है। संसदीय सरकार की विशेषता यह होती है, यदि कोई दल चाहे तो सत्ता के अधिकार का प्रयोग करते हुए वह दूसरे दल में विलय कर सकता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता के विलय के कई उदाहरण देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। ए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का भी गठन किया था। दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया था, किसको? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म जो है कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु चुना था, ठीक है। इनके द्वारा जो है चंपारण खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण जो है 1917 में और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में, ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर जो है संबोधित किया था। तो सारे फैक्ट यहाँ पे हैं, सारे पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? तो आप लोग जानते होंगे अनुच्छेद 32 को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अंबेडकर ने जो है अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। अनुच्छेद जो 32 है, इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार दिया गया है। और इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति दी गई है, जिसमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। दूसरा है परमादेश, तीसरा है आपका प्रतिषेध लेख, ठीक है, प्रतिषेध लेख। चौथा है आपका उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार परीक्षा, ठीक है। तो इस 5 तरह के रिट जारी करने का उनको शक्ति दिया गया है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो ये अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 से, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 13, 251 और 254 के अंतर्गत जो है न्यायिक पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जो है आधुनिक मनु कहा जाता है? आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ठीक है, आधुनिक मनु कहा जाता है। और इनका जन्म जो है 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है? तो कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? किसी राज्य का पूछा है तो राज्यपाल हो जाएगा। देश का पूछता तो कौन होता? तब जो है राष्ट्रपति हो जाता। ठीक है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है। वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कार्यपालिका शक्ति का उपयोग करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हमारे संविधान के जो भाग 3 में अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक इसमें उल्लेख किया गया है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति का। और ये जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। अनुच्छेद जो 25 है, इसके अंतर्गत व्यक्ति के अंतःकरण और धार्मिक क्रियाकलाप की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है 25 में। और 26 में जो है धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 27 में जो है धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों की छूट की स्वतंत्रता के बारे में बताता है। और 28 जो है ये शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो 25 से लेकर के जो 28 तक है ये स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। और इसमें जो है नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की अभिव्यक्तियाँ पाई जाती हैं। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है? तो नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार किसको प्राप्त है? तो ये संसद को प्राप्त है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत के संविधान के भाग 2 में जो है अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक, ठीक है, नागरिकता के बारे में दिया हुआ है, आप लोग जानते होंगे। जिसमें अनुच्छेद जो 11 है, इसके अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। और जिसके तहत जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम जो 1955 पारित किया गया है, इस अधिनियम में वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 में संशोधन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण को संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? तो किस अनुच्छेद में है ये? तो अनुच्छेद 48 के क में बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अनुच्छेद 48 का क कहता है कि देश के पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। और अनुच्छेद जो 48 है, ये कहता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन के बारे में बताता है। और ये 47 जो है पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने राज्य का कर्तव्य है, ये बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। इस प्रश्न के अनुसार आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो ये है आपका 326 में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अनुच्छेद 326 के अनुसार जो है प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है तथा संविधान या विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन अनिमाश, चित्त विकृति, अपराध अथवा भ्रष्ट आचरण के आधार पर मताधिकार के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो,
निर्वाचक नियमावली में मतदाता रूप से पंजीकृत होने का अधिकार हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में क्या कहा गया है, इसके तहत जो है निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध किया गया है। और भारत का निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है, ये भी याद रखिएगा। और जो भारत का निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है, तो सारे पॉइंट को यहाँ से क्लियर हो गए हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उन्हें पद से हटाकर उनकी जगह नए प्रतिनिधि चुन सकती है। इस पद्धति को क्या कहते हैं, तो इस पद्धति को कहा जाता है प्रत्याह्वान। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार संतोषजनक न हो तो जनता उन्हें जो है पद से हटा करके उनके जगह नए प्रतिनिधि चुन सकती है। इस पद्धति को जो है प्रत्याह्वान कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरिक सारे महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले पर मतदान करते हैं। इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है क्योंकि सैद्धांतिक रूप से इनमें कोई प्रतिनिधि या मध्यस्थता नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविदावादी विचारक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया। शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया था। तो ये किया था आपका जॉन लॉक ने, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविदावादी विचारक था जॉन लॉक, उसने जो है प्राकृतिक अवस्था का चित्रण जो है शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया था। हाब्स जो है, अगर हाब्स को देखा जाए इस विषय पर तो हाब्स जो है आदिकालीन अवस्था में प्राकृतिक अधिकार मानव जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी थे, जो व्यक्ति में स्वतः निहित था। ठीक है, ऐसा मानता था। और रूसों ने इस पर अपना विचार दिया था कि प्राकृतिक अवस्था एक ऐसी स्वर्णिम अवस्था थी जिसमें व्यक्ति एक भोले और निर्दोष पक्षी की तरह प्राकृतिक सौंदर्य का उपभोग करता हुआ मस्त रहता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट थे, यहाँ से तीनों पॉइंट को याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीडियो को आगे बढ़ाने में थोड़ा आप सब भी मेरा सहयोग करें, इसको वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैं ही राज्य हूँ, यह घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी, तो ये किया था 14वां लुई ने। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैं ही राज्य हूँ, यह कथन लुई 14वां का है। राजाओं का देवता कहना उचित है क्योंकि वे पृथ्वी पर दैवी शक्ति की भांति व्यवहार करते हैं, ये जेम्स प्रथम ने कहा था। ठीक है, जेम्स प्रथम ने कहा था कि राजाओं को देवता कहना उचित है क्योंकि वे पृथ्वी पर दैवी शक्ति की भांति व्यवहार करते हैं, ये जेम्स प्रथम का था। और 14वां लुई ने कहा था मैं ही राज्य हूँ। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा।